वीडियो ऑन कर लीजिए सभी लोग। हाँ देखो, प्योर रोटेशन में कहाँ तक बता दिया था? प्योर रोलिंग में सर आज रोलिंग इन इंक्लाइंड प्लेन स्टार्ट करने वाले थे आप। अच्छा, इंक्लाइंड प्लेन वाला, ठीक है ठीक है। कैसे हुआ टेस्ट आप लोगों का आज? क्वेश्चन बहुत टफ थे उसमें। टफ थे? आए ही नहीं सर। अच्छा, तुषार, अनुष्का? मैं घर पे नहीं थी सर। टेस्ट सही था, टेस्ट थोड़ा कुछ क्वेश्चन नहीं आया, मेरे को भी नहीं आया। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन आप लोगों को मिल गया? नहीं मिला? नहीं मिला, नहीं मिला। ठीक है, वो भी आज मैं इवनिंग तक सेंड करवा देता हूँ, उसको दोबारा से कीजिएगा ओके सोल्यूशन को चेक ओके करते हुए। ओके। आपने मान लिया इसका मास m है और रेडियस r है, ठीक है, कोई भी सर्कुलर बॉडी। अगर ये नीचे की तरफ यहाँ पे आपने देखा कि लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि किसी बॉडी को प्योर रोल करना है तो फ्रिक्शन की नेसेसरी रिक्वायरमेंट है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आपकी प्योर रोलिंग नहीं हो सकती, ठीक। लेकिन जब हम लोग उसको ग्राउंड सरफेस में बात कर रहे थे तो ग्राउंड सरफेस हम लोगों ने एक एग्जाम्पल में किया था कि हमने कहा था कि फ्रिक्शन होगा तो इससे स्टार्टिंग में अगर स्लिपिंग हो रही होगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन के बाद क्या होगा, उसको टॉर्क मिलेगा और टॉर्क के कारण क्या होगा, ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज होगी और जैसे ही ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी इसका मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बीच में रिलेटिव मोशन जीरो हो जाएगा, रिलेटिव मोशन जीरो हो जाएगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, ठीक है। तो हम लोग अगर किसी भी क्वेश्चन में इन जनरल कहीं पे भी अगर आपको दिया हुआ है कि बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है, ठीक है, तो प्योर रोलिंग कर रही है तो आपको तुरंत मान लेना है कि फ्रिक्शन है, ठीक है, फ्रिक्शन होना जरूरी है, ठीक। स्मूथ सरफेस पे तो प्योर रोलिंग हो ही नहीं सकता, आ रहा है समझ में, ठीक है। वो अलग बात है कि जैसे कि मैंने कहा कि प्योर रोलिंग हो रही है, प्योर रोलिंग के केस में फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो होगी,
अब ये क्वेश्चन करवाऊंगा, जो हम लोग टॉपिंग पढ़ेंगे क्वेश्चन बहुत अच्छा करवाऊंगा, इसके बाद ही करवाऊंगा, जो कि आपकी इंजीनियरिंग में पूछा गया था। मैंने कहा था कि इसका ओमेगा है और ये अल्फा है, लीनियर एक्सेलरेशन ए है और वेलोसिटी बी है। मैंने किसी बॉडी को ऊपर रखा और इसको जैसे मैंने इसको छोड़ा तो ये प्योर रोल करने लगा इंक्लाइंड सरफेस पे। इसका मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो नेसेसरी, मतलब कि उतनी फ्रिक्शन मौजूद है, सफिशिएंट फ्रिक्शन मौजूद है ताकि बॉडी क्या कर रही है, प्योर रोल कर रही है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम लोग एफबीडी में बात करें, एफबीडी में देखिए कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा आपका mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा mg sin थीटा, यही होगा। ठीक, अब ये बताइए यहाँ पे फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg sin थीटा लग रहा है, बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है, फ्रिक्शन कहाँ होगा या होगा कि नहीं होगा? सर फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन? नहीं, फ्रिक्शन लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो लॉजिकली सोचिए, यहाँ पे कौन सा फोर्स है, जो भी एक mg फोर्स है, अगर हम लोग बात करें वो तो कॉम्पोनेंट्स है ना, mg sin थीटा और mg cos थीटा। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है mg, वो क्या कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास हो। ठीक, अगर कोई भी बॉडी अगर रोटेट करना है तो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करती है। अगर प्योर रोल करिए इसका मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपका रोटेशन हो रहा होगा। अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन हो रहा है तो इसका मतलब उसको टॉर्क चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें, एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लग रहा है इन डाउनवर्ड इंक्लाइंड प्लेन mg sin थीटा। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स है ना, लेकिन जब हम लोग प्योर ग्राउंड में बात कर रहे थे, जब हम लोग ग्राउंड के बारे में बात कर रहे थे, बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है, तो यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं था। इसलिए मैं कह रहा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन है और इस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 है। क्योंकि आपको पता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर होता है, वो एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट को मत भूलिएगा। ठीक, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे भी प्योर रोलिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स डाउनवर्ड इंक्लाइंड प्लेन लग रहा है mg sin थीटा। ठीक है, इसलिए फ्रिक्शन लगेगा। mg sin थीटा के कारण तो टॉर्क नहीं मिल रहा ना, सोच के बताइए, mg sin थीटा के कारण टॉर्क मिल रहा है क्या? नहीं, क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। तो अगर इसको रोल करना है तो इसको टॉर्क चाहिए ना। ठीक, तो टॉर्क कैसे प्रोवाइड कर रहा होगा, वो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा होगा जो कि पीछे की तरफ लग रहा होगा, इसी के कारण टॉर्क मिलेगा ना, तभी तो बॉडी रोटेट करेगी आगे की तरफ। क्लियर है ये? और ये कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक की काइनेटिक? स्टैटिक। प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग है, इसका मतलब रिलेटिव मोशन बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 0, और रिलेटिव मोशन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में 0 होगा तो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। यहाँ पे भी रिलेटिव मोशन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में 0 था, लेकिन यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी थी, 0, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। लेकिन यहाँ का एक्सटर्नल फोर्स है mg sin थीटा, तो फ्रिक्शन लगेगा ना। ये चीज क्लियर है कि नहीं? ठीक, तो फ्रिक्शन हमारा पीछे की तरफ लगेगा। क्लियर है? तभी तो इसको टॉर्क देगा आगे की तरफ मूव करने के लिए। चलिए, अब यहाँ पे बॉडी आपकी रोटेशन भी कर रही है और लीनियर मोशन भी कर रही है। ठीक, अगर हम लोग एफबीडी में डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स देखें, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है? यही है, mg sin थीटा माइनस f। नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, जो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन होगा। लीनियर मोशन तो सेंटर ऑफ मास ही कर रहा है। ठीक, अब टॉर्क वाले पे आएगी। टॉर्क इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? टॉर्क कौन प्रोवाइड कर रहा है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, S इंटू आर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। I अल्फा। ठीक है,
यस अब सर। मैं यहाँ पे अगर आई की बात करूँ, आपको लास्ट टाइम भी बताया था आई, मैंने एक जनरल लिखा था आई इज इक्वल टू एक्स एम आर स्क्वायर। यस सर। ठीक है, मैं जनरल यस। लिख रहा हूँ। तो अगर हम लोग आई को लिखें एक्स एम आर स्क्वायर, तो एस इंटू आर इज इक्वल टू एक्स एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, ये सेकंड इक्वेशन। अगर प्योर रोलिंग हो रहा है, अगर प्योर रोलिंग हो रहा है, इसका मतलब ए शुड बी इक्वल टू आर अल्फा। आर स्लीपिंग हो रही यस सर। है ना। इन तीन यस सर। इक्वेशन की मदद से फटाफट फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली जल्दी से। फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन की वैल्यू एम जी थीटा इन सबके टर्म में। फ्रिक्शन है एक्स एम आर अल्फा। नहीं, अल्फा नहीं आना चाहिए हमारा। यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन आर, ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, देखिए क्या आ रहा है। टू एक्स एम आर स्क्वायर इंटू ए अपॉन आर। एक आर कैंसिल हो गया, एक आर यहाँ से कैंसिल हो गया, तो एस इज इक्वल टू आ गया एक्स एम ए। ठीक है, यहां से एफ की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा हमें, एम जी साइन थीटा माइनस एक्स एम ए इज इक्वल टू एम इंटू ए। यहां से एम कॉमन होके कैंसिल हो गया, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। क्लियर है। उसी तरीके से ए की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू आ जाएगा एम ए जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। एक्स से डिवाइड कर दिया मैंने ऊपर नीचे, देखिए ये दोनों चीजें आ रही हैं। ये आ गया। सिंपल सब्स्टिट्यूशन किया और कुछ नहीं किया मैंने। क्लियर है यहां तक। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे एक्सीलरेशन की देखूं, तो एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। जी साइन थीटा तो कांस्टेंट है ना, ठीक। तो एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स की वैल्यू किसके लिए सबसे ज्यादा होती है, रिंग के लिए, डिस्क के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए, कि सॉलिड स्फीयर के लिए। ऐसे ब्लैंक क्यों बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ। रिंग। एक्स इज इक्वल टू 1 रिंग के लिए, हॉलो एक्स इज स्फीयर। इक्वल टू 1/2 डिस्क के लिए, एक्स इज इक्वल टू 2/3 हॉलो स्फीयर, एक्स इज इक्वल टू 2/5 सॉलिड स्फीयर। तो ए क्या था आपका, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस एक्स, यही आ रहा है ना, ऊपर तो जी साइन थीटा था। तो एक्स की वैल्यू जिसकी सबसे कम होगी, एक्सीलरेशन उसका सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है। तो एक्स की वैल्यू किसकी सबसे कम है,
solid sphere. Solid sphere. The acceleration of solid sphere is greater than acceleration of Hollow कौन सा sphere. रहेगा ये Hollow 0.6 sphere. hollow तो sphere तो पहले डिस्क आएगा. उसके फिर बाद Hollow. hollow sphere sphere. उसके बाद Ring. Ring. तो अगर मैं किसी भी इंक्लाइंड सरफेस पे इन सभी सर्कुलर बॉडी को अगर मैं ऊपर से नीचे छोड़ूं तो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसका होगा सॉलिड स्फीयर Solid sphere का अगर इसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है तो इसका वेलोसिटी भी क्या होगा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा अगर होगा. इसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा है तो इसका टाइम कितना लगेगा सबसे कम सबसे कम सबसे पहले कौन नीचे पहुंचेगा solid sphere. हाँ क्योंकि इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगी तो वेलोसिटी ज्यादा होगी तो इसका मतलब टाइम कम लगेगा उसको पहुंचने में क्लियर है टाइम सॉलिड स्फीयर के लिए सबसे कम उसके बाद डिस्क के लिए उसके बाद हॉलो स्फीयर के लिए उसके बाद रिंग के लिए ये पार्ट क्लियर है सभी को देख लीजिए सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है चलिए अब ये बताइए अगर मैंने सबको सेम हाइट से सेम पॉइंट से रिलीज किया है तो जब नीचे पहुंचेगी तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी काइनेटिक एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा होगी सर रिंग क्यों Solid sphere. क्यों रिंग का आई सबसे ज्यादा होता है सर. तो उसके पास दो काइनेटिक एनर्जी होंगी ना सर उस वक्त. काइनेटिक एनर्जी हर एक के पास दो होंगी आप लोग सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी को देख रहे हैं अनुष्का आपने सॉलिड स्फीयर के लिए कहा तो आपने सिर्फ और सिर्फ लीनियर वेलोसिटी को देखा है पार्टिकल आपका रोटेट भी कर रहा है और लीनियरली मूव भी कर रहा है ठीक है तो निकालिए पहले जनरल काइनेटिक एनर्जी निकालिए फटाफट कि अगर लोवेस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी निकालिए फाइंड काइनेटिक एनर्जी एट द लोवेस्ट पॉइंट हर एक सर्कुलर बॉडी को आपने टॉप मोस्ट पॉइंट से रिलीज किया है क्वेश्चन ये है मैंने यहां से इसको रिलीज कर दिया और यहाँ पे सफिशिएंट फ्रिक्शन फॉर प्योर रोलिंग सफिशिएंट फ्रिक्शन मौजूद है प्योर रोलिंग के लिए तो जब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो एनर्जी कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी सर सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी. हाँ प्रूव हो गया सेम होगी
नहीं हुआ? चलिए देखिए, मैंने कहा कि बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, तो आपने मान लिया कि ये जो लेंथ है ये L है। हर एक बॉडी के लिए तो सेम डिस्टेंस कवर करेगा ना, ठीक? तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें v स्क्वायर इज इक्वल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, फाइनल वेलोसिटी vf माइनस इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, इज इक्वल टू 2as, s आपने क्या मान लिया? L, ठीक है? तो v स्क्वायर ये आ गया, ठीक? अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जब बॉडी यहाँ पे पहुंच गई, तो आपने कहा कि यहाँ पे ओमेगा एफ है और इसकी लीनियर वेलोसिटी vf है। तो अगर बॉडी यहाँ पे पहुंच जाएगी तो vf इज इक्वल टू क्या होगा? r ओमेगा, क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है ना? और इस बॉडी के पास क्या होगा? दो काइनेटिक एनर्जी होंगी, एक तो आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी और एक आपके पास लीनियर काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखूं तो टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर, यही होगा ना? अब यहाँ पे हाफ m v स्क्वायर, v स्क्वायर अभी वैसे रहने दीजिए, प्लस हाफ I को मैं क्या लिख रहा हूँ? x mr स्क्वायर इंटू ओमेगा f स्क्वायर, v f स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो हाफ m v f स्क्वायर प्लस हाफ x v f स्क्वायर इंटू m। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें से कॉमन लीजिए, देखिए क्या है। तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ m वी एफ स्क्वायर 1 प्लस x, ठीक है? और वी एफ स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी? 2al, ठीक? तो वी एफ स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, हाफ m 2al 1 प्लस x, तो 2 भी कैंसिल हो गया, m इंटू एल, ए अभी आपने निकाला था, एक्सेलरेशन कितना था? g साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस x। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी टोटल कितनी आ गई? mg साइन थीटा इंटू एल। तो ये सभी टर्म्स कांस्टेंट है ना? तो कोई सी भी बॉडी को अगर इंक्लाइन सरफेस से अगर मैं छोड़ दूं तो जब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो हर एक की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। क्लियर है? नोट कीजिए। मैसेज नहीं पढ़ते क्या आप लोग? कोई नहीं, थोड़ी देर के बाद एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, वो जनरल टॉपिक है, समझ आ जाएगा। नहीं, रोटेशन। ये खत्म होता है उसके बाद देखिए ना, इलेक्ट्रोस्टैट मैंने डाला है मैसेज ग्रुप में। कोई नहीं, बैठ के देखेंगे तो कुछ मिलेगा, या तो अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करनी जो आपको लगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखिए एक दो बार क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, तो हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ा था। तो जब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ा था तो हमें पता था कि मोमेंटम कंजर्व कब होगा? जब नेट फोर्स 0 होगा। कोलिजन वाले केस हमने किए थे, ठीक?
उसी में देखिए सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, क्वेश्चन आप लोग पिक कर सकते हैं आराम से। और नेट क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड कब होगा? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड कब होगा? जब हमारा टॉर्क जीरो। यस सर। ठीक है, ये दो चीजों को आपको याद रखना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं, आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे, मेंस लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए टाइप बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन करते समय कैसे करना है। मैंने बोला है कि मान लीजिए ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग पे आपने किसी मास को हैंग करके रखा हुआ, ठीक, और एक आपने यहाँ पे क्या किया, बुलेट फायर किया, जो भी है बुलेट है या कोई भी दूसरा ब्लॉक है, इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से इससे टकराया, ठीक है। टकराने के बाद आपसे पूछा जाता है कि कितने मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी, ये सब चीजें, ठीक। अगर मैं यहाँ पे ड्यूरिंग कोलिजन बात करूं, तो ड्यूरिंग कोलिजन ये वाला मास और ये वाला मास, इस पे फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, और इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, एक्शन रिएक्शन क्लियर, ठीक। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा इसका मतलब मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन लीनियर डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में मोमेंटम क्या है आपका, कंजर्व्ड है, ठीक है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे भी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे। मैंने कहा कि अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, तो टकराने के बाद आपने कहा कि इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v1 हो गई और इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v2 हो गई, तो v1 v2 निकाल सकते हैं। एक इक्वेशन यहां से बनेगी मोमेंटम कंजर्वेशन से, पहली स्टार्टिंग मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, पहली इक्वेशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, E is equal to velocity of separation divided by velocity of approach, क्लियर है, ठीक है। अगर मेरे से एंगल वगैरह पूछा जा रहा है तो उसके बाद थर्ड इक्वेशन हम लोग कौन सी बनाते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन, याद आ रहा है ना ये सब चीजें। लेकिन हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगाते समय इस चीज का जरूर ध्यान में रखिएगा कि एनर्जी आपकी कब कंजर्व होगी, जब आपकी प्योरली इलास्टिक कोलिजन, अदरवाइज हम लोग दो इक्वेशन से ही सभी चीजों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए सिर्फ दो ही अननोन है, v1 और v2, ठीक है। तो आफ्टर कोलिजन v1 v2 हम लोग दो इक्वेशन की मदद से निकाल सकते हैं, एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन और एक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, v1 v2 आ जाएगा, ठीक। अगर मेरे को इसकी वेलोसिटी v2 पता चल गई, ठीक है, अब मैं एनर्जी कंजर्वेशन अलग से लगा सकता हूँ कि इसको इनिशियल वेलोसिटी v2 मिल गई, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा किसी मैक्सिमम हाइट तक, ठीक है। और जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ये थर्ड स्टेप होगा। आगे समझ में क्लियर है, ये कर सकते हैं ना, कोई क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। अब देखिए सेकंड टाइप, अगर यहाँ पे स्ट्रिंग की बजाय, चलिए एक पार्ट और आते हैं, यहाँ पे टेंशन भी लग रहा है ना, टेंशन तो है, लेकिन ये जो टेंशन है, इस टेंशन के कारण लीनियर मोमेंटम पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो नेट फोर्स जीरो होगी होगी, सोच के देखिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो नेट फोर्स जीरो होगी, टेंशन हो या ना हो, टेंशन तो वैसे रहेगा स्ट्रिंग है। एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या, कोलिजन हो रहा है? अगर आप लोग सोच नहीं पा रहे हैं, एक बॉब है, इससे लटकाया है, इसको अगर आपने इधर, इससे अगर कोई भी बॉडी टकराएगी तो ये ऐसे जाता है, ठीक। अब मान लीजिए इस स्प्रिंग की जगह एक रॉड होता, रॉड को पकड़ लीजिए, ठीक है। अगर आपने रॉड को पकड़ लिया तो मैंने हिंज फोर्स बताया था, याद आ रहा है, रॉड को मैंने हिंज कर दिया इस वाले पॉइंट पे, तो हिंज जब फोर्स होगा तो N1 N2 हम लोग मानेंगे, यही मानते हैं ना, ठीक। जब ये टकराया, ठीक है, एक बार रॉड को ऐसी पेन कोई पकड़ के देख लीजिए, कोई बॉडी तो आपको हाथ पे जर्क लगता है ना, लेकिन अगर ये स्ट्रिंग होता और उस पे अगर बॉल टकराती तो हाथ पे कोई जर्क नहीं लगता। नहीं आ रहा समझ में, थोड़ा सा लॉजिकली सोचने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर मैं इसी केस में ले लेता कि एक आपका रॉड है
और रॉड को आपने हिंज्ड कर दिया है, अगर मैं रॉड को यहाँ पे हिंज्ड कर दूं तो क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा? हिंज्ड फोर्स मैंने बताया था N1 N2 ऐसे हमेशा मान लेते हैं, वो तो हमें निकालना पड़ेगा कि हिंज्ड फोर्स कितना आ रहा है। उसके बाद जब बॉल टकराई तो इधर N और इधर N ये तो बैलेंस हो गए, लेकिन ये बैलेंस हो रहा है क्या? नहीं ना। तो नेट फोर्स जीरो है क्या? नहीं, इसमें नेट फोर्स जीरो नहीं है, इसलिए इस केस में लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं होगा। आगे समझ में? हम लोग यहाँ पे क्या कंजर्व करते हैं? एंगुलर मोमेंटम। क्यों एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कब होता है? जब टॉर्क जीरो है। टॉर्क जीरो होता है। यस सर। टॉर्क यहाँ पे किस पॉइंट के अबाउट जीरो होगा? जहाँ पे हिंज फोर्स लग रही है। हिंज पे। हाँ हिंज। ठीक है, क्योंकि N1 के कारण टॉर्क जीरो इसी पॉइंट से पास हो रहा है, N2 के कारण टॉर्क जीरो क्योंकि वो इसी पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, और इसके कारण टॉर्क इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, इसके कारण टॉर्क इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, तो नेट टॉर्क अबाउट हिंज इज जीरो। तो इसलिए इस केस में अगर कहीं पे रॉड हिंज किया हुआ है और अगर उसमें बॉल टकराए या बुलेट टकराए तो उस केस में हम लोग किस चीज को कंजर्व करेंगे? एंगुलर मोमेंटम को किस पॉइंट के अबाउट कंजर्व करेंगे? Hinged point. हिंज फोर्स About के पॉइंट। क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसको लिख लीजिए, एक क्वेश्चन करवा देता हूँ इस पे कि एंगुलर मोमेंटम को कैसे कंजर्व करते हैं, और दोनों एग्जांपल लेके एक बार लिख लीजिएगा। अगर स्ट्रिंग के साथ कोई मास हैंग किया हुआ तो उसमें क्या होता है, अगर रॉड को हिंज से कर दिया तो उसमें क्या होता है। पहले कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, फिर एक क्वेश्चन देता हूँ, फटाफट करके दिखाइए। नोट कर लिया? ठीक है, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? ब्रेक तो नहीं हो रही ना? Yes, नो sir. सर। ठीक है, देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। मैंने कहा कि एक रॉड है, इस रॉड को आपने यहाँ पे हिंज कर दिया, ठीक। एक मान लीजिए बॉल है या सिंपल एक मास है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी v0 है और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e दिया हुआ है, ठीक। फाइंड, और इसका मास आपको दिया हुआ है कैपिटल M और इसकी लेंथ है L। फाइंड वेलोसिटी ऑफ रॉड एंड ब्लॉक आफ्टर कोलिजन। फाइंड velocity of block and rod after collision।
तो हमारे पास पॉइंट क्या है कि यहाँ पे हिंज फोर्स के कारण नेट force in horizontal direction is not equal to zero. Therefore, linear momentum is not conserved. Linear momentum यहाँ पे conserved नहीं है, ठीक, लेकिन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। तो आपने मान लिया इनिशियल पॉइंट ये था आफ्टर कोलिजन, ये रॉड इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा हिंज के अबाउट जब टकरा गया तो, और आपने मान लिया कि ब्लॉक की स्पीड हो गई आपकी v1। तो हम लोग क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कीजिए अबाउट हिंज। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज कितना है, m v नॉट इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस l। क्लियर है? रॉड तो आपका जीरो है ना, इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इस ब्लॉक की एंगुलर मोमेंटम कितना है अबाउट हिंज, m v1 इंटू l प्लस, अब रॉड भी आपका रोटेट कर रहा है, हो रहा है ना, रॉड भी आपका रोटेट कर रहा है। तो अगर रॉड भी रोटेट करेगा तो इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज से क्या होता है, आई ओमेगा। आई कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू ओमेगा। एक वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, अनुष्का। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन V1 minus V0. v1 माइनस वी नॉट, ध्यान से देखिए कैसे v1 माइनस वी नॉट कैसे कर दिया, सर एल ओमेगा माइनस v1। हाँ ये सही है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किस लाइन के अलोंग होती है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो यही है ना, इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे जो रॉड पे पॉइंट है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो रॉड हाँ के अबाउट प्योर रोटेशन कर रहा है। यस सर, इस वाले पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, आर ओमेगा। ओमेगा आर ओमेगा का एल एल ओमेगा। ओमेगा तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो गया, एल एल ओमेगा 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 माइनस V1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, ये तो रेस्ट पे है V ना, नॉट। ये कितनी वेलोसिटी से यस इसके सर, पास आ रहा है, V नॉट। V नॉट। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, दो इक्वेशन दो अननोन, हो जाएगा सॉल्व। यस सर। क्लियर है? ठीक है।
नोट कर लिया? तो रॉड अगर हिंज्ड है, वहां पे कोलिजन हो रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा हम लोग एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करेंगे अबाउट हिंज्ड। ठीक, सेकंड टाइप, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रिक्शनलेस स्मूथ सरफेस है, इस पे एक आपने रॉड रखा हुआ है जिसका मास m है, लेंथ l है। ठीक, यहां पे आपसे कहा गया एक बॉल है जिसका मास m है, ये v0 वेलोसिटी से आ रहा है और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e दिया हुआ है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल एंड रॉड आफ्टर कोलिजन। Find velocity of ball and rod after collision. सबसे पहला पॉइंट, क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा? यस सर। इस केस में होगा, क्योंकि अगर मैं हिंज किया रहता तो वहां पे हिंज फोर्स कंजर्व नहीं होने देता, क्योंकि हाथ पे भी झटका लगता है। लेकिन ये तो सिंपल एक रॉड रखा है टेबल के ऊपर, ठीक है, तो बॉल उधर जाके टकराया, अगर टकराएगा तो देखिए क्या केस बन रहा है ड्यूरिंग कोलिजन। ये रॉड है और ये बॉल टकराया, तो इस पे नॉर्मल इस डायरेक्शन पे, इस पे नॉर्मल इस डायरेक्शन पे, तो नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0। अगर नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। क्लियर है बेटा? आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा होगा? हम लोग आफ्टर कोलिजन के बारे में बात कर रहे हैं। रॉड लिनियरली मूव करेगा कि रोटेशन भी करेगा? इमेजिन करके देखिए, एक पेन को आपने रख दिया, रोटेशन भी करेगा सर। रोटेशन। रोटेशन भी करेगा और आगे भी बढ़ेगा, यस सर। है ना? हिंज्ड नहीं किया हुआ है, ठीक है, ये आगे भी बढ़ सकता है। तो हम लोग क्या मानेंगे आफ्टर कोलिजन? ये जो बॉल है इसकी वेलोसिटी आपने मान ली v1, और ये जो रॉड है इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मान ली v2, और ये रॉड किसके अबाउट रोटेशन करेगा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। याद है ना ये पॉइंट? अगर कोई भी बॉडी फ्री टू मूव है तो किसके अबाउट वो रोटेट करती है? अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब जल्दी से बस एंगुलर मोमेंटम को भी कंजर्व करना है, लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व्ड होगा। एंगुलर मोमेंटम क्यों कंजर्व्ड होगा, ये कोई बता सकता है क्या? टॉर्क 0 है। टॉर्क 0 है, क्यों? टॉर्क एक्स एक्सिस में 0 है क्योंकि सर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। एक्स एक्सिस के अलोंग 0 है कि हर एक पॉइंट के अबाउट 0 है? हर एक पॉइंट के अबाउट 0 है सर। इस केस में याद रखिएगा, यहाँ पे टॉर्क आपका हर एक पॉइंट के अबाउट 0 है। देखिए ड्यूरिंग कोलिजन, प्लीज आप लोग नोट करने के बजाय अगर मेरी बातों को सुनेंगे तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ जब कोलिजन हो रहा है तो नॉर्मल लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है और राइट डायरेक्शन में लग रहा है। कोई से भी जनरल पॉइंट मान लीजिए जो आपको मन करे, ठीक है। मैंने एक बार इस वाले पॉइंट पे ले लिया, इस वाले पॉइंट पे अगर मैं देखूं सेंटर ऑफ मास, ठीक है, अगर मैं इस वाले पॉइंट पे देख रहा हूँ तो रॉड का सेंटर ऑफ मास है इस पॉइंट के अबाउट, इस वाले के कारण टॉर्क कितना होगा? इस डायरेक्शन में, और इस वाले एन के कारण टॉर्क क्या होगा? इस डायरेक्शन में। तो दोनों टॉर्क क्या हो जाएंगे? नेट टॉर्क कितना हो जाएगा? 0।
क्योंकि फोर्स इक्वल है और लेंथ भी इक्वल है। आ रहा है समझ में? ठीक है। जब रॉड वाला केस था जिसको मैंने हिंज कर दिया था, तो वहां पे टॉर्क हर एक पॉइंट के अबाउट जीरो नहीं हो रहा था, वो सिर्फ एक पॉइंट के अबाउट जीरो हो रहा था, वो था आपका हिंज पॉइंट। लेकिन अगर रॉड को मैंने कहीं पे भी फिक्स नहीं किया है और वहां पे अगर कोलिजन हो रहा है, तो उस केस में टॉर्क हर एक पॉइंट के अबाउट जीरो होता है। कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए, जैसे कि मैंने कहा कि एक पॉइंट में यहाँ पे ले लेता हूँ इसी लाइन पे, तो N1 के कारण टॉर्क जीरो, N2 के कारण टॉर्क जीरो। ठीक है। तो इस वाले पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क, सॉरी एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। ठीक है। अब यहाँ पे जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है, कई बार अगर हम लोग पॉइंट तो कोई सा भी लेते हैं, और ज्यादातर बुक में आपको मिलता है कि जो पॉइंट लिया जाता है वो सेंटर ऑफ मास पे लेके सॉल्व कर देता है। ठीक। लेकिन हर एक जगह सेंटर ऑफ मास पे लेके अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं पे इक्वेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। मैं उस चीज से बचना चाहता हूँ, इसलिए ये पॉइंट बता रहा हूँ कि जब भी आपको ऐसा कोई कोलिजन का केस नजर आए जहां पे रॉड को फिक्स नहीं किया है और वहां पे कोई बुलेट टकरा रही है या कोई बॉल टकरा रही है, हमेशा किस पॉइंट के अबाउट हम लोग एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करेंगे? अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। कोई सा भी एक पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, इक्वेशन इजी बनेगी, इसको नोट करके लिख लीजिए। हम लोग किस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करेंगे? अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। उस लाइन के अलोंग कोई सा भी अपने मन से पॉइंट एज्यूम कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ए पॉइंट आपने मान लिया, मैं ए पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा हूँ? एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर रहा हूँ। तो बिफोर कोलिजन ए पॉइंट ये रहा, आफ्टर कोलिजन ए पॉइंट ये रहा, ए पॉइंट के अबाउट हम लोग क्या करेंगे? एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर देंगे। यहां तक मेरी बातें क्लियर हैं? ठीक है, प्लीज लिख लीजिए जो जो पॉइंट्स बताए हैं। चलिए, सबसे पहले लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना है? एम वी नॉट। ठीक है। फाइनल लीनियर मोमेंटम कितना है? एम वी वन प्लस एम वी टू। ये पॉइंट सभी को क्लियर है? पहली इक्वेशन लीनियर मोमेंटम को कंजर्व कर रहा हूं, देख लीजिए। आर्यन क्लियर है? आयुष? अब हमें क्या करना है? ए पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करना है। मेरे को डायरेक्शन मानना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान रहा हूं। ठीक है। तो मैंने क्या मान लिया कि जो आपका इनवर्ड डायरेक्शन है इसको मैं प्लस मान रहा हूं। आपकी मर्जी, आउटवर्ड डायरेक्शन को प्लस मान लीजिए। ठीक। बिफोर कोलिजन ए पॉइंट के अबाउट इस पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम कितना है बॉल का? जीरो। जीरो। जीरो, क्योंकि इसी लाइन पे एक्ट करना है। रॉड का एंगुलर मोमेंटम कितना है पॉइंट के अबाउट? जीरो। रॉड तो रेस्ट पे है ना, कोलिजन से जस्ट पहले, इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉल अबाउट ए कितना है? बॉल जीरो। का जीरो है। जीरो है, क्योंकि उसी पॉइंट पे उसी लाइन पे एक्ट कर रहा है। हम्म। जो रॉड है, रॉड आपका लीनियर मोशन भी कर रहा है और रोटेशन भी कर रहा है ना? तो यहां पे हम लोग क्या लेंगे? सबसे पहले रोटेशन के हिसाब से अगर हम लोग निकालें तो आई ओमेगा, है ना? आई ओमेगा किस डायरेक्शन में आ रहा है? इनवर्ड।
है ना, और किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। मैंने इनवर्ट डायरेक्शन को क्या माना है, प्लस, तो कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 आई इंटू ओमेगा, क्लियर है, प्लस सेंटर ऑफ मास लीनियरली मूव कर रहा है, तो हम लोग इसके लिए क्या लिखेंगे, एम आर क्रॉस बी, ये लिखेंगे ना, तो आर वेक्टर तो यही होगा ना, देखिए ध्यान से, तो आर क्रॉस बी क्या हो जाएगा, आर इस डायरेक्शन में और वी इस डायरेक्शन में, तो आर क्रॉस बी आउटवर्ड, ठीक है, तो ये साइन क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक, एम वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस लाइन के बीच में और वेलोसिटी के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, L/2, ये दूसरी इक्वेशन। कितने अननोन है हमारे पास, 3, V1 V2 और ओमेगा, तो 2 इक्वेशन तो डेवलप हो गए, मेरे को थर्ड इक्वेशन डेवलप करनी पड़ेगी, वो कौन सा देगा मेरे को, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन लिखेंगे तो E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन along the line of impact, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये जो पॉइंट है ये कितनी वेलोसिटी से आगे जा रहा होगा, ओमेगा L/2, हाँ, आर ओमेगा L/2 इंटू ओमेगा, ठीक है ना, तो ओमेगा एल, हाँ, इस पॉइंट की मेरे को नेट वेलोसिटी निकालनी है, ये वाला पॉइंट तो आपका क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन भी कर रहा है, साथ साथ में लीनियर मोशन भी कर रहा है, क्योंकि कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशनल मोशन है। अगर कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशनल मोशन की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये वाला पॉइंट सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन, तो उसके हिसाब से इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, आर ओमेगा प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यही होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, L/2 ओमेगा प्लस V2, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी है, माइनस V1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कितनी वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है, क्लियर है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं मेंस लेवल पे, जिसके मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए, कहीं पे भी कंफ्यूजन है पूछ लीजिए। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, अब इसमें एक टाइप और आता है, वो होता है आपका कि बॉल टकराया और उसी रॉड के साथ चिपक गया, ठीक है, वो उसी रॉड के साथ चिपक गया, तो इसके 2 तरीके होते हैं करने के, अगर बॉल उसी के साथ चिपक गया इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कितनी हो गई, 0, ठीक है, तो 3 इक्वेशन हमने डेवलप की थी ना यहाँ पे, मान लीजिए ये कंडीशन है, इसमें बॉल चिपक गया, ठीक, तो हम लोग 3 इक्वेशन ऐसे ही डेवलप करेंगे, ई की वैल्यू क्या रख देंगे, 0, ठीक है, एक तरीका ये है जो अभी हमने पढ़ा है, अगर बॉल चिपक गया तो। दूसरा तरीका क्या है, मैंने कहा कि ये रॉड है, ये बॉल आ रही है V0 स्पीड से, टकराने के बाद बॉल चिपक गया इसके साथ ही,
ठीक, तो ये दोनों मिलकर एक न्यू सेंटर ऑफ मास बनाएंगे। जब रॉड था तो रॉड का सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे था ना, बिल्कुल बीचों बीच। लेकिन जब ये बॉल इसके साथ चिपक गया तो सेंटर ऑफ मास यहाँ यहीं पे रहेगा कि अपनी पोजीशन चेंज कर चुका होगा? चेंज कर चुका होगा सर। चेंज कर देगा सर। यहाँ पे कहीं आ जाएगा सेंटर ऑफ मास। हाँ। यहाँ पे ज्यादा मास हो तो उसी की तरफ शिफ्ट हो जाता है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो आपने मान लिया कि जो न्यू सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी कितनी है, vc। ये पूरे सिस्टम की सेंटर ऑफ मास है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है। तो जब बॉल इसके साथ चिपक जाएगा तो ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट भी तो करेगा, नहीं आया? आगे समझते हैं? ठीक, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्व होगा लीनियर कि नहीं होगा, क्योंकि नेट फोर्स 0 है कोलिजन में। ठीक, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा कि नहीं होगा। ठीक, और एंगुलर मोमेंटम हम लोग किस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये कोई सा भी ए पॉइंट मान लीजिए। ठीक है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हम लोग कितना लिखेंगे, सॉरी इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना लिखेंगे। मान लीजिए इस वाले का मास m है और इस वाले का मास कैपिटल M, लेंथ l है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, m इंटू वी नॉट। रॉड का तो 0 है, लीनियर मोमेंटम के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक, फाइनल लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू V नो VC। vc। पक्का? अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये जो दोनों बॉडीज हैं, ये जो दोनों सिस्टम बन रहे हैं, ये दोनों एक साथ रोटेट कर रहे हैं और आगे भी बढ़ेंगे। ठीक, तो ये वाला जो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो रोटेट करेगा ना, तो रोटेट करेगा तो इसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी, इस डिस्टेंस को x मान लीजिए, तो लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी, और टकराने के बाद इसकी लीनियर वेलोसिटी भी तो होगी। नहीं आया समझ में? नेट वेलोसिटी यही होगा ना, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन, यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, m प्लस कैपिटल M x ओमेगा प्लस vc। ठीक, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर देंगे। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, 0। फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा अलोंग द लाइन ऑफ इस वाले पॉइंट के अबाउट, सेंटर ऑफ मास आई का होगा ना। हाँ, आई ओमेगा प्लस आई ओमेगा और एन वी इंटू आर परपेंडिकुलर। M प्लस M VC इंटू X। हाँ 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 हाँ, एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर। आगे समझ में? कंफ्यूजन है क्या आ रही है? ठीक है, इसको लिख लीजिए सही ढंग से। नोट कर लीजिए, अभी इस कोलिजन टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे।
देखिए इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है जो पूछा गया था मेंस में। एक बॉल है जिसकी इनिशियल ओमेगा नॉट है और ये वी नॉट है, प्योर रोलिंग कर रहा है, और यहाँ पे भी सेम बॉल है, सेम मास है, सेम रेडियस है, ओमेगा नॉट है, वी नॉट है, यहाँ पे दिया हुआ है सफिशिएंट फ्रिक्शन फॉर रोलिंग। यहाँ पे स्मूथ सरफेस है, मेरे से बोला गया ये फाइनली H1 हाइट तक पहुंच गया और ये फाइनली H2 हाइट तक पहुंच गया। तो दो कंडीशन आपको दी गई, फर्स्ट H1 is equal to H2, second H1 is greater than H2, third H1 is less than H2, fourth insufficient data। बता सकते हैं? सर H1 greater than H2? नहीं, H2 वैसे आंसर इसका ये है, H2 is अच्छा, greater ठीक than है, ठीक। H1। क्यों? सर क्योंकि पहले वाले केस में कुछ ऊपर जाने के बाद वो तो स्लीपिंग स्टार्ट कर देगा ना सर। स्लीपिंग क्यों? क्योंकि सर ऊपर जाएगा तो mg sin अच्छा ठीक है, देखिए एक मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि मान लीजिए एक बॉडी है, इसको आप रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, और इसको रोटेट करते हुए अगर मैं ग्राउंड पे रख दूं जो कि स्मूथ है, तो ये तो उसी पॉइंट पे रोटेट करता रहेगा ना, आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन होता तब इसको आगे बढ़ता है। लॉजिकली सोचिए, अगर एक बॉडी को रोटेट कर दूं और उसको मैं स्मूथ सरफेस पे रख दूं, तो वो उसी पॉइंट पे रोटेट होता रहेगा ना गोल गोल, क्योंकि फ्रिक्शन होगा तभी तो आगे बढ़ेगा, ठीक है। नहीं तो सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है कि आपने देखा हो कि लुब्रिकेंट या कीचड़ में गाड़ी फंस जाती है तो उसी पॉइंट पे टायर घूमता रहता है, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं मिलता उसको आगे बढ़ने के लिए, एक्सीलरेटर देते रहते हैं तब भी वो उसी पॉइंट पे घूमता रहता है बार बार, टायर होता है कि नहीं होता है, ठीक। तो वैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, प्योर रोलिंग हो रही है, ठीक है, स्मूथ सरफेस है, तो ये रोटेट करता हुआ यहाँ तक तो जाएगा, लेकिन जैसे ही मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा
तो इसकी ओमेगा नॉट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, लीनियर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। आ रहा समझ में? ठीक, अब इस वाले में देखेंगे, इस वाले में ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है इसकी जो लीनियर काइनेटिक एनर्जी है वो कम होगी कि नहीं? सिंपल एक ब्लॉक को ले लीजिए, ब्लॉक को आपने वेलोसिटी दी तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी कम होती जाती है, तो आप लोग कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, कहते नहीं ये बात? ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती जाती है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सफिशिएंट फ्रिक्शन फॉर रोलिंग, मतलब कि यहाँ पे फ्रिक्शन मौजूद है। ठीक, अगर फ्रिक्शन मौजूद है और ये जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। अगर वेलोसिटी कम हो रही है और प्योर रोल करना है तो v इक्वल टू आर ओमेगा हमेशा होना चाहिए। अगर v कम होगा तो ओमेगा भी कम होगा, क्योंकि प्योर रोल करना है। v इक्वल टू आर ओमेगा हमेशा होना चाहिए क्योंकि प्योर रोलिंग कंडीशन है। नहीं आ रहा? ठीक है, तो सेकंड वाले केस में जैसे जैसे ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगा इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो ओमेगा को भी डिक्रीज होना पड़ेगा क्योंकि प्योर रोलिंग कंडीशन है। v इक्वल टू आर ओमेगा हर एक कंडीशन से सेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक है, तो ये जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो ओमेगा की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और v की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0। लेकिन इस केस में v की वैल्यू 0 हो जाएगी लेकिन ओमेगा की वैल्यू 0 नहीं होगी। आया? ठीक, अब हम लोग क्या करें? एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं इस वाले पे, और इस वाले पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्या? यहाँ पे तो लगा सकते हैं। आप लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी रोटेशन प्लस एमजीएच। यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है ना, पहले वाले केस में तो सोचने का कोई मतलब ही नहीं है, फ्रिक्शन है ही नहीं, सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। और ग्रेविटेशन फोर्स कैसा होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स है तो टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। ये क्लियर है पॉइंट पहले वाले में। अगर मैं दूसरे वाले में देखूं तो आप कहेंगे दूसरे वाले में तो फ्रिक्शन भी मौजूद है तो वर्क डन में फ्रिक्शन आना चाहिए, लेकिन बेटा सेकंड वाले में वर्क डन में फ्रिक्शन कितना है? 0 है। क्यों? क्योंकि प्योर रोल कर रहा है, पहला पॉइंट। प्योर रोल करेगा तो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? 0। इसलिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा सेकंड केस में? 0। आगे समझ में? तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे, ये पहला मेथड है। इस क्वेश्चन को दूसरा तरीके से लॉजिकली कैसे कर सकते हैं? लॉजिकली सुनिएगा, जितना ज्यादा करूंगा नहीं, मैं लॉजिकली बता रहा हूं कैसे कर सकते हैं। चलिए काइनेटिक एनर्जी पहले लिख लेते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस लीनियर हाफ एम वी नॉट स्क्वायर गेट्स कन्वर्टेड इनटू हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इस वाले केस में क्लियर है? ये पूरी की पूरी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? तो हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर, यहां से h1 की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड वाले केस में देखूं तो हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस हाफ एन वी नॉट स्क्वायर गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। फाइनली ओमेगा भी 0 हो गया, वेलोसिटी भी 0 हो गई। तो किस केस में ज्यादा आ रहा है, h1 या h2? H2। आया समझ में? ठीक है, अब लॉजिकली इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? लॉजिकली जरा सोच के बताइए। लॉजिकली अगर सोचिए, मान लीजिए कि बॉडी किसी पोजीशन यहाँ पे पहुंच चुकी है, यहाँ पे बॉडी पहुंच चुकी है, ठीक, यहाँ पे बॉडी पहुंच रही है तो इसके पास लीनियर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ओमेगा इस डायरेक्शन में है ना? फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? बस ये बताइए। लॉजिकली सोचिए कि जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, v की वैल्यू कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगी। ये क्लियर है, बेसिक फंडा। किसी ब्लॉक को अगर मैंने ऊपर थ्रो किया तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी डिक्रीज होगी जैसे जैसे ऊपर जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है कि प्योर रोलिंग या फ्रिक्शन सफिशिएंट है ताकि इसको प्योर रोल करवाए,
तो आपको पता है कि अगर प्योर रोलिंग होनी है तो अगर v डिक्रीज कर रहा है तो ओमेगा को भी डिक्रीज होना पड़ेगा। तो ओमेगा क्यों डिक्रीज होगा? जब फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा तभी तो ओमेगा को डिक्रीज करेगा। इमेजिन कीजिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तभी तो अपोज करेगा ना ओमेगा को, नहीं तो अपोजिट डायरेक्शन में जब तक टॉर्क नहीं मिलेगा तो ओमेगा डिक्रीज क्यों करेगा? बेटा क्वेश्चन आया वो इसलिए, मजबूरी है समझना, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि v डिक्रीज हो रहा है तो ओमेगा भी डिक्रीज होना चाहिए, ओमेगा डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब इसको अपोजिट डायरेक्शन में मेरे को कोई ना कोई टॉर्क मिलना चाहिए। तो अपोजिट डायरेक्शन में कौन टॉर्क दे सकता है? सिर्फ फ्रिक्शन, क्योंकि mg तो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, mg के कारण तो कोई टॉर्क मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? ऊपर की तरफ आ रहा है। यहाँ पे कोई फोर्स था क्या ऊपर की तरफ? क्योंकि स्मूथ था तो फ्रिक्शन तो है ही नहीं। तो यहाँ पे ध्यान से अगर हम लोग दोनों फिगर को ध्यान से देखें तो यहाँ पे फ्रिक्शन सपोर्ट कर रहा है बॉडी को ऊपर ले जाने में, फ्रिक्शन सपोर्ट कर रहा है इसलिए ज्यादा हाइट तक जाएगा। नहीं आया? थोड़ा सा और दिमाग लगाइए, बिल्कुल जनरल लेता है, मेरे को कोई भी क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करना है। मैं कहूंगा कि एक रोड है, फ्लाईओवर है, मेरे को फ्लाईओवर पे जाना है, ठीक है। फ्लाईओवर पे एक फ्लाईओवर पे सिंपल रोड थी, मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ ऊपर चला गया, ठीक। और एक 40 की स्पीड में था, जैसे फ्लाईओवर को पहुंचा मैंने एक्सीलरेटर को छोड़ दिया, ठीक है। अब मैं कहीं ना कहीं जाके मेरी कार रुक जाएगी किसी पॉइंट पे जाके, ठीक। अब मैं आ रहा हूँ दूसरी जगह, मैंने क्या किया, पूरे फ्लाईओवर पे लुब्रिकेंट फैला दिया स्मूथ करने के लिए, लुब्रिकेंट फैला दिया, ठीक। अब मैं उस फ्लाईओवर पे चढ़ाई करूंगा तो पहले ही जाके रुक जाएगी ना, थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगाइए। कीचड़ कीचड़ हो गया तो आगे बढ़ पाएगा क्या गाड़ी? तो किस में ज्यादा जाएगा? फ्रिक्शन वाले केस, ठीक है। अब जैसे समझ में आए वैसे समझ लीजिए, 3 तरीके बता दिए। नहीं, मंडे को तो आपकी जो चल रही है वो चलेगी, ट्यूसडे से कंबाइन, फ्राइडे को फिर से। क्लियर है? अच्छा आप लोग सीरियसली बताइए, रोटेशन पहले कभी नहीं पढ़ा गया? जब से रोटेशन चल रहा है सबकी शक्लें उतरी हुई हैं, पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। अनुष्का, गायत्री, नहीं पढ़ा है? पढ़ने का मतलब ये नहीं कि एनसीईआरटी पढ़ी थी, 11 तो पेपर दिया ही था मैंने। पढ़ने का मतलब डीपली, मतलब कि चीजें एनालिसिस की कि क्या क्या होता है, कैसी कैसी चीजें हो रही हैं, नहीं पढ़ा था। अनुष्का, कोई बात नहीं, तो जितने पॉइंट बता रहा हूँ बस उसको ध्यान रखें, मेंस में क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। लेकिन इस सब पॉइंट पे एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा कि क्या क्या पॉइंट्स बताए थे सर ने, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो ठीक है। बस इस चीज को ध्यान में रखिए तो हो जाएगा। चलिए मैं पहले टॉपलिंग बता देता हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको करके दिखाइएगा। अब देखिए टॉपलिंग का मतलब क्या होता है, सिंपल, आप लोग, मेरे को पता है आप लोग सब कुछ जानते हैं कि का मतलब क्या होता है। बॉडी है तो किसी पॉइंट के बाद टॉपल कर जाए, मतलब रोटेट कर जाए, है ना, तो उसको हम लोग टॉपलिंग कहते हैं। जैसे कि सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन, अगर मैं टॉपलिंग के बारे में बात करूं, एक बॉटल है, ये मान लीजिए बॉटल, इस पे अगर मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया तो बॉडी तो लीनियरली मूव करेगी जब बॉटल पे नीचे वाले पॉइंट पे फोर्स लगाता हूं। तो अगर मैं इसी बॉटल पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाऊं इस वाले पॉइंट पे, बॉडी क्या हो जाएगी, रोटेट करके नीचे गिर जाएगी, है ना।
इसी को कहते हैं टॉपलिंग। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे कि रोटेशन क्या है, तो मैं कहूंगा कि रोटेशन कंटिन्यूअस टॉपलिंग है। कंटिन्यूअस टॉपलिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग टॉपलिंग से थोड़ा सी चीजों को समझें। जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। मैंने कहा कि एक क्यूब है, एक क्यूब है जिसकी साइड आपने मान ली ए मान लेता हूं। एक क्यूब है जिसकी साइड ए है। मैंने कहा आपने यहाँ पे एक फोर्स लगाया एफ, जो कि एच हाइट पे है। एच हाइट पे आपने फोर्स लगाया। ठीक, अगर मैं यहाँ पे एफबीडी पे ध्यान दूं तो मैं कहूंगा यहाँ पे नीचे की तरफ तो फोर्स लग रहा है mg और ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है आपका नॉर्मल। ठीक है, एक और दूसरा केस मैंने लिया कि जो फोर्स है इज लेस देन फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब कि एफएक्स मैक्स। एफएक्स मैक्स से छोटा है। हम लोग एनालिसिस में ये करते थे ना कि अगर अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा है तो बॉडी मूव नहीं करेगी, है ना। तो मैंने कहा कि अगर f की वैल्यू fx मैक्स से छोटी है तो fx मैक्स का मतलब क्या हो गया, म्यू इनटू n। इसका मतलब क्या हो गया, म्यू mg, क्योंकि n की वैल्यू mg की इक्वल है। एनएलएम को याद कीजिए। ठीक, तो मैंने कहा कि अगर अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तो बॉडी मूव करेगी क्या, नहीं मूव करेगी। ठीक, अब हमें देखना है कि बॉडी रोटेट करेगी क्या, जो मतलब कि टॉपल करेगा कि नहीं करेगा, उसकी कंडीशन हम लोग निकालना चाहते हैं। देखो बेसिक चीज को याद रखिएगा कि जब हम लोग फ्रिक्शन पढ़ रहे थे तो फ्रिक्शन में मैंने कहा था कि फ्रिक्शन के क्वेश्चन को अगर मेरे को सॉल्व करना है तो मैं देखो बेसिक कॉन्सेप्ट ये जानता हूँ कि फ्रिक्शन चाहता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमेशा साथ में रहे, है ना। इसी कॉन्सेप्ट से सभी क्वेश्चन को करते आ रहे थे कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब कि आपस में साथ छूटे ना दोनों। ठीक, उसके लिए फ्रिक्शन सब काम करता है, अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, अपने मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा ताकि दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमेशा साथ में रहने की कोशिश करें। ठीक, लेकिन अगर मैं फ्रिक्शन की बात करूं तो फ्रिक्शन तो एक कांटेक्ट फोर्स है ना। अब थोड़ा सा चीजों को और आसान कर रहा हूं। मैंने कहा कि अगर कोई बॉडी है तो उस पर दो फोर्स एक्ट करते हैं, नॉर्मल और फ्रिक्शन। तो अगर मैं नेट कांटेक्ट फोर्स के बारे में बात करूं तो नेट कांटेक्ट फोर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, ये नेट कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, अब अपनी डेफिनेशन को थोड़ा सा और अच्छा करना है। नेट कांटेक्ट फोर्स हमेशा सिंपल वर्डिंग पे जाइए। कांटेक्ट फोर्स हमेशा ये चाहता है कि दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा साथ में रहें। ये कांटेक्ट फोर्स चाहता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा साथ में रहें। उसके लिए फ्रिक्शन भी काम करेगा, उसके लिए नॉर्मल भी काम करेगा। दोनों मिलके चाहेंगे कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो, हमेशा साथ में रहे। ठीक, अब अभी आपने कहा कि यहां पे जो अप्लाइड फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा है। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा है तो इसका मतलब क्या, लीनियर मोशन तो नहीं होगा। ठीक है, लीनियर मोशन तो नहीं होने वाला। दूसरी बात करें कि लीनियर मोशन नहीं हो रहा, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं यहां पे देखूं टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, टॉर्क मिलेगा कि नहीं मिलेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट। mg के कारण टॉर्क कितना होगा, 0 जीरो। mg के कारण टॉर्क तो जीरो है, फ्रिक्शन इधर एक्ट करेगा ना, फ्रिक्शन इधर एक्ट कर रहा है। ठीक, तो ये वाला जो अप्लाइड फोर्स है ये अप्लाइड फोर्स है इस डायरेक्शन में। ठीक, ये जो अप्लाइड फोर्स है सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस बॉडी को इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा। और ये जो फ्रिक्शन है इसके कारण भी जो टॉर्क आ रहा होगा वो भी बॉडी को इसी डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट बात कीजिए। तो यहां पे आपने देखा
कि जो अप्लाइड फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा तो है, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन के कारण और अप्लाइड फोर्स के कारण बॉडी को टॉर्क मिल रहा है अबाउट सेंटर ऑफ मास, मिल रहा है, और दोनों के कारण टॉर्क सेम डायरेक्शन में मिल रहा है। तो बॉडी क्या करेगी, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में रोटेट करना स्टार्ट करेगी। अगर सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में बॉडी रोटेट करना स्टार्ट कर रही है, जैसे कि ये बॉडी है, मैंने हाथ पे रखा है, मैंने कहा कि सेंटर ऑफ मास के बहुत इसको टॉर्क मिल गया, मतलब कि ऐसे रोटेट करेगा। अगर ये रोटेट करेगा तो देखिए जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था ये छूट रहा है, दोनों के बीच में सेपरेशन आ रहा है ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में, ठीक। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में सेपरेशन आ रहा है, तो कांटेक्ट फोर्स तो ये चाहता है ना कि हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट साथ में रहे, लेकिन यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो अलग अलग हो रहे हैं। आ गया समझ में, ये पॉइंट क्लियर हुआ पहला, ठीक है। फ्रिक्शन तो अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है कि मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को छोड़ूंगा नहीं, अगर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को छोड़ूंगा नहीं तो लीनियर मोशन को रेजिस्ट कर रहा है फ्रिक्शन। अगर वो लीनियर मोशन को रेजिस्ट कर रहा है तो उसके कारण इसको टॉर्क मिल गया, फ्रिक्शन के कारण टॉर्क मिला, फोर्स के कारण टॉर्क मिला, जिसके कारण क्या हुआ, बॉडी टॉपल करने लगी, मतलब कि सेपरेशन होने लगा, ठीक है। अब कांटेक्ट फोर्स कहेगा कि अरे भैया मैं तो चाहता हूं कि दोनों हमेशा साथ में रहें, फ्रिक्शन ने तो मेरा उल्टा काम कर दिया कि फ्रिक्शन भी प्रोवाइड करने लगा टॉर्क। फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकता, इतना तो पता है एलएलएम में, मेरे को ये पता है कि अगर अप्लाइड फोर्स सीधा तो फ्रिक्शन हमेशा इधर ही लगेगा, फ्रिक्शन आगे लग ही नहीं सकता, ठीक है। फ्रिक्शन क्या, अगर मेरी मजबूरी है मेरे को तो इधर ही लगना पड़ेगा, क्योंकि मैं हमेशा लॉन्ग द सरफेस करता हूं, अगर मैं इधर लग गया तो मेरी ये सरफेस मूव कर जाएगा आगे, आ गया समझ में। तो मतलब कि फ्रिक्शन कुछ नहीं कर सकता। अब कांटेक्ट फोर्स किससे बोलेगा, नॉर्मल से, भैया तुम कुछ कर सकते हो क्या कि दोनों साथ में रहें, तो नॉर्मल बोलेगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। वो क्या करेगा, बोलेगा मैं अपनी पोजीशन चेंज कर लेता हूँ, मैं इधर एक्ट करने लग जाता हूँ, ठीक है। अगर नॉर्मल अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर ले तो नॉर्मल के कारण जो टॉर्क मिलेगा वो इस डायरेक्शन में मिलेगा, आ गया, ठीक है। तो यही लिमिटेशन आ रही है कि नॉर्मल कितना शिफ्ट हो ताकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट साथ में रहे। कुछ आया समझ में, ठीक है। तो ये पॉइंट देखिए, उसके बाद छोटा सा डेरिवेशन है जिसको याद रखिएगा, और एक क्वेश्चन करवा देता हूं, मेंस में सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, मेंस लेवल पे नोट कीजिए। कर लिया, लिख लिया, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये कितना शिफ्ट हो गया, आपने कहा कि ये कितना शिफ्ट हो गया, एक्स शिफ्ट हो गया। अब देखिए नॉर्मल क्या चाहता है, नॉर्मल अगर मैं सिंपल अगर थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखूं तो ये जो सरफेस होता है वो कुछ ऐसा कर्व्ड होता है,
कॉन्टैक्ट सरफेस हमेशा स्मूथ नहीं रहता, ठीक है। अगर ये कर्व्ड है तो हर एक पॉइंट पे नॉर्मल अलग अलग लग रहा होगा ना, कुछ ऐसा 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 ऐसे, ठीक है। लेकिन हम लोग जब भी एफबीडी बनाते हैं तो नॉर्मल क्या करते हैं, सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर देते हैं, ठीक। क्योंकि जो एमजी फोर्स है वो हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। एमजी फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये क्या होता है, जो भी बॉडी अगर मैंने ग्राउंड पे रखा है तो वो जमीन के अंदर पेनिट्रेट तो नहीं हो जाती है, घुस तो नहीं जाती है। इसका मतलब अगर उसको घुसने से रोकना है तो इसका मतलब ऊपर की तरफ मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा एमजी के इक्वल, ठीक है। इसलिए अगर कोई भी बॉडी अगर सिंपल ग्राउंड पे रखी हुई है तो नॉर्मल किसके इक्वल होता है, एमजी के इक्वल। ये नॉर्मल एमजी के इक्वल क्यों होता है, ताकि जो बॉडी रखी है ग्राउंड के ऊपर या किसी भी सिस्टम के ऊपर वो उसके अंदर घुस ना जाए या पेनिट्रेट ना हो जाए। उसको कौन बैलेंस कर रहा होता है, नॉर्मल बैलेंस कर रहा होता है, ठीक। तो आपने कहा कि नॉर्मल तो एक ऊपर की तरफ, इन सभी छोटे छोटे नॉर्मल का जो रिजल्टेंट होगा ये नेट ऊपर की तरफ होगा ताकि वो एमजी को बैलेंस कर सके, ठीक। उसके बाद दूसरा पॉइंट, अभी मैंने देखा कि अगर बॉडी को, और ये तो पहले आपने देखा कि नॉर्मल का मैग्नीट्यूड एमजी के इक्वल होगा, लेकिन नॉर्मल क्या होगा, अपने आप को एडजस्ट करेगा, इस हिसाब से एडजस्ट करेगा ताकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट टॉर्क भी क्या हो, 0 हो। ये हमेशा पूरी हद तक कोशिश करेगा कि मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क ना मिले, ठीक है। तो उस हिसाब से ये अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा जब तक नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो नॉर्मल दो काम करता है, नॉर्मल अपने मैग्नीट्यूड को एमजी के इक्वल कर लेता है, पहला पॉइंट। उसके बाद नॉर्मल अपने डायरेक्शन को इस हिसाब से एडजस्ट करता है ताकि नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये दो चीजें कर रहे हैं नॉर्मल, क्योंकि फ्रिक्शन कुछ नहीं कर सकता इसके, फ्रिक्शन को जो करना है तो वो कर चुका, ठीक। अब हम लोग देखते हैं, मैंने कहा कि इस केस में मैंने कहा कि नॉर्मल शिफ्ट हो गया एक्स डायरेक्शन राइट में, ताकि नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना हो जाए, 0। अगर मैं नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास को 0 कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, फिगर को अलग से बना देता हूं। mg इधर लग रहा है, ये सेंटर ऑफ मास है, आपने कहा कि नॉर्मल इधर शिफ्ट हो गया, कितना डिस्टेंस शिफ्ट हो गया, x। फ्रिक्शन इधर लग रहा है, अप्लाइड फोर्स इधर है जो कि h साइड से है, क्लियर है। तो यहां पे आपने कहा कि फ्रिक्शन के कारण कितना टॉर्क मिल रहा था, F इंटू सेंटर ऑफ मास से कितने डिस्टेंस है, a/2। फोर्स के कारण कितना टॉर्क मिल रहा है, F इंटू सेंटर से कितनी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, h माइनस a/2। ग्राउंड से टोटल हाइट h है, इसमें से ये वाली डिस्टेंस माइनस कर देती है, ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, तो h माइनस a/2। इन दोनों के कारण टॉर्क को कौन बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल, नॉर्मल इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। अब ये कंडीशन कब हो सकती है, जब अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटी हो। टॉपल तभी कर सकता है, आगे बात समझ में, टॉपल कब करेगा, जब अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन से कम हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन से। तो इस कंडीशन को याद रखिएगा कि अप्लाइड फोर्स क्या है, म्यू mg से छोटा है। चलिए अब ये बताइए, अगर अप्लाइड फोर्स म्यू mg से छोटा है तो कोई भी लीनियर मोशन नहीं हो रहा, लीनियर मोशन नहीं हो रहा तो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। तो जो ये फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड है तो वो किसके इक्वल होता है, अप्लाइड फोर्स के इक्वल, याद कीजिए बेसिक फ्रिक्शन, ठीक है। मैंने बताया था ना कि कोई अप्लाइड फोर्स नहीं किया तो फ्रिक्शन की वैल्यू 0। मैंने 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो फ्रिक्शन की वैल्यू 5 न्यूटन। मैंने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो फ्रिक्शन की वैल्यू 10 न्यूटन, जब तक बॉडी रेस्ट पे है। याद आ रहा है, तो अप्लाइड फोर्स तो म्यू mg से छोटा है ना। अगर अप्लाइड फोर्स म्यू mg से छोटा है इसका मतलब बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी रेस्ट पे होगा तो जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगी, ठीक। इसलिए मैं यहां से क्या लिख दूंगा, एफ की जगह क्या लिख दूंगा, कैपिटल एफ इंटू a/2 प्लस एफ एच माइनस एफ a/2 इज इक्वल टू एन, एन क्या था mg इंटू एक्स। यहां से देखिए एफ a/2 एफ a/2
तो एफ एच डिवाइडेड बाई एम जी इज इक्वल टू एक्स, ये एक्स आ गया। अब ये जो नॉर्मल है मैक्सिमम कितना शिफ्ट हो सकता है? h/2 a/2। सर, a/2। हाँ, सेंटर ऑफ मास से मैक्सिमम यहीं तक जा सकता है, इसके आगे तो सरफेस ही नहीं है, तो नॉर्मल यहाँ पे कैसे चला जाएगा? तो ये मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? a/2 तक। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन a/2। नहीं आया? तो यहां से फोर्स एफ एच मतलब कि mga फोर्स लेस देन mga डिवाइडेड बाई 2 into h। तो अगर फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटी है तो बॉडी कब तक टॉपल नहीं करेगी? जब तक फोर्स की वैल्यू mga डिवाइडेड बाई 2h से छोटी रहेगी। अगर इसको एक्सीड कर दिया तो टॉपल कर जाएगी बॉडी। आगे समझ में? अब अगला केस ये है कि मैंने कहा कि मान लीजिए फोर्स की वैल्यू म्यू एमजी से बड़ी है। पहला केस डिस्कस कर रहे थे, केस 1। ये केस 1 था, ठीक है। केस 1 की ये पूरी एनालिसिस है कि ये कब तक टॉपल नहीं करेगा? जब तक अप्लाइड फोर्स इससे छोटा रहेगा, ठीक। अब मैंने कहा सेकंड केस। सेकंड केस के बारे में बात कर रहा हूं, केस 2, जो अप्लाइड फोर्स है ग्रेटर देन म्यू एमजी है। म्यू एमजी से बड़ी है, इसका मतलब ये मूव करेगा, है ना। तो यहां पे मेरा क्वेश्चन ये है कि ये पहले टॉपल करेगा या पहले स्लाइड करेगा? इसके लिए क्या कंडीशन हो सकती है? मैंने कहा कि इसको पहले टॉपल करना है, तो क्या होना चाहिए? टॉपल कब तक नहीं कर रहा था? जब तक f की वैल्यू mga डिवाइडेड बाई 2h से छोटी थी, तब तक ये टॉपल नहीं कर रहा था। मैंने कहा कि जो अप्लाइड फोर्स है वो म्यू एमजी से बड़ा है, ठीक है। अगर म्यू एमजी से बड़ा है तो टॉपल कब करेगा? जब f की वैल्यू mga डिवाइडेड बाई 2h से बड़ी होगी ना। ये तो टॉपल नहीं करने की कंडीशन है। करने की कंडीशन क्या होगी? इससे ज्यादा। तो मैंने कहा कि अगर इसको टॉपल करना है, कंडीशन फॉर फर्स्ट टॉपलिंग, स्लाइड करने से पहले ही टॉपल कर जाए। इसका मतलब म्यू एम जी की वैल्यू ग्रेटर देन एम जी ए डिवाइडेड बाई 2h होनी चाहिए। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू इससे बड़ी है और अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा है तो टॉपल कर जाएगा। आ गया समझ में? और स्लाइड कब कर जाएगा? टॉपल करने से पहले स्लाइड हो जाए। जब म्यू एम जी की वैल्यू इससे क्या हो? छोटी हो। तो टॉपल नहीं करेगा, पहले क्या हो जाएगा? स्लाइड हो जाएगा। नहीं आया समझ में? तो आपका रोटेशन खत्म। क्लियर है? तो जो टॉपलिंग वाला जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आज इसको क्लास ओवर होते ही एक बार फिर से इसको अच्छे से रियलाइज कीजिए, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। अभी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा 10-15 मिनट बैठेंगे, सोचेंगे तो आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगे। अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा किया, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आपकी टॉपलिंग की कंडीशन है। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने कहा कि एक ब्लॉक है 3 kg का,
इसकी हाइट आपकी 3 मीटर है, मैंने फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया 2 न्यूटन का, और ये हाइट है आपकी 2 मीटर की। यहाँ पे म्यू की वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.5। ठीक, ये क्वेश्चन दिया मैंने, तो मैंने पूछा यहाँ पे ये टॉपल करेगा कि नहीं करेगा। अगर टॉपल नहीं करेगा तो नॉर्मल कितना शिफ्ट होगा, निकाल सकते हैं ना। अभी मैंने सब अननोन पैरामीटर लिए थे, अब आपको सब नोन पैरामीटर है, तो एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोग। अगर एक्स की वैल्यू a/2 से बड़ी आती है तो इसका मतलब टॉपल कर जाएगा। सिंपल ये है, एक्स a/2 से बड़ा नहीं हो सकता, a/2 से बड़ा होगा तो बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में पूछे गए हैं कई बार, इसलिए मैंने जनरल करके आपको एक पूरी कंडीशन निकलवा दी। बस उसमें वैल्यू पुट करते हैं, जो वैल्यू पुट करेंगे उसके हिसाब से आंसर चेंज होता जाएगा। क्लियर है सबको? तो रोटेशन खत्म हो गया है। किन किन चीजों पे आपको ध्यान में रखना है रोटेशन करते समय? आपके पास आज का टाइम है और कल का टाइम है। मंडे से मैं स्टार्ट करूंगा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, और उसको 5 दिन में खत्म करूंगा पूरा अप टू केटीजी तक। ठीक, 2-2 घंटे की क्लास है तो मेरे ख्याल से 5 दिन में नहीं लगेंगे, 3 या 4 दिन में हो जाना चाहिए 2-2 घंटे की क्लास में। ठीक है, तो इसलिए आज का टाइम है, कल का टाइम है, और इन 2 दिनों में क्या क्या चीजें आप लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे वो पॉइंट्स बता रहा हूं, उसको याद रखिएगा। कि पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पे क्वेश्चन मेंस में पूछे हैं। ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आसान टॉपिक है लेकिन उसको छोड़िएगा मत। अगर एक क्वेश्चन भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आ गया तो आपका क्वेश्चन मतलब कि +4 मिल जाएगा आपको। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मत छोड़िएगा। सेंटर ऑफ मास फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, 8-10 क्वेश्चन कर लीजिए प्रैक्टिस में सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ये 2 पार्ट हो गए जो कि इजी पार्ट है, इसको नहीं छोड़ना किसी भी हालत में। इन दोनों में से कोई चांसेस है कि कहीं एक पार्ट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो सेंटर ऑफ मास से या तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं, ये नहीं कह रहे कि क्वेश्चन आएगा, प्रोबेबिलिटी है, चांसेस ज्यादा है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। ठीक है, इधर टकरा रहा है, लाइन ऑफ इंपैक्ट आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, ये सब चीजें। वो जो जितने क्वेश्चन की तो उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, शीट अगर आपके पास है तो उसमें से 2-4 क्वेश्चन कर लीजिए। फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल इसके ऊपर नहीं जाना। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। और उसके बाद फिर हम लोग जब प्योर रोलिंग में आ गए थे, प्योर रोलिंग में सभी पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो ग्राउंड पे हमने रोल किया था, कितने टाइम के बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, कितने डिस्टेंस के बाद वो रोल करने लगेगा, फाइनल v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। इनिशियली मैंने उसको ओमेगा नॉट दिया है तो कितने टाइम के बाद वो करेगा। 2 केस करवाए थे ना, एक बार रोटेट करवाए थे, एक बार लीनियर वेलोसिटी दी थी, दोनों क्वेश्चन कल करवाए थे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। चौथा, हिंज्ड फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है मेंस में। अलग अलग रॉड बना दिया, बोला कि 37 डिग्री मैंने रिलीज किया तो कितने डिग्री पे हिंज्ड फोर्स कितना हो जाएगा, 53 डिग्री पे हिंज्ड फोर्स कितना हो जाएगा, ओमेगा कितना हो जाएगा। रॉड वाली प्रॉब्लम की थी ना हम लोगों ने, एक पार्ट हुआ है। उसके बाद जो अभी मैं स्टार्टिंग में समझा रहा था कि रॉड के साथ बॉल कोलाइड कर रहा है। ठीक है, अगर रॉड अगर आपका हिंज्ड है तो आपको क्या याद रखना है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा अबाउट हिंज, लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। और दूसरी इक्वेशन कौन सी बनाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, अननोन पैरामीटर्स निकल जाएंगे। उसके बाद अगर रॉड अगर सिंपल ऐसे रखा हुआ है, हिंज नहीं किया हुआ है, तो वहां पे एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होगा, लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व होगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, 3 इक्वेशन मिलेंगे, उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक, और ये टॉपिंग। ठीक है, इतनी चीजों अगर आप लोग सही से पढ़ेंगे, कल तक आराम से आप लोग रिवाइज कर सकते हैं इतनी चीजों को। ठीक है, और हर एक पे बेस 5-5 क्वेश्चन या 6-6 क्वेश्चन कर लीजिए, इतना काफी है। ठीक है, और उससे पहले वाला पार्ट भी तो ये ऐसा थोड़ी ना कि पूरा क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ रोटेशन से ही आएगा। रोटेशन से आएंगे तो 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर इतने क्वेश्चन भी क्लियर है तो 3 क्वेश्चन में से कम 2 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। मेंस में 25 में से ज्यादा होगा आपका 5 क्वेश्चन टिपिकल होंगे, ये सीन रहा है हमेशा। ठीक है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं, 25 में से आपको 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो काफी टिपिकल हो सकते हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि उन 5 क्वेश्चन में जो टिपिकल होगा, तो अगर रोटेशन के 3 क्वेश्चन आते हैं तो 2 आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे, टिपिकल वाले को छोड़ दीजिएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो टिपिकल वाले भी आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे।
तो आज जो टेस्ट हुआ था उसका सोल्यूशन भी मैं डलवा देता हूँ। टेस्ट को दोबारा देखिए। टेस्ट इसलिए दोबारा रिपीट कीजिए क्योंकि टेस्ट में क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, वो सिंपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस है आपकी। अगर उसके सॉल्यूशन के बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, आप ग्रुप में डाल दीजिए, उसको मैं क्लास में डिस्कस कर दूंगा हर एक के साथ, क्या है इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच रहेगा हमारा। ठीक है, तो बस कल तक आप लोग रोटेशन तक जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, और उसके बाद फिर मंडे से हम लोग फ्रेश स्टार्ट करेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक तो ये खत्म हो ही जाएगा, और साथ साथ में हम लोग हो सकता है कि एसएचएम स्टार्ट कर दें, नहीं फ्लूइड्स, सॉरी फ्लूइड्स पहले खत्म करवाऊंगा। ठीक है, फ्लूइड्स खत्म कराऊंगा, उसके बाद एसएचएम, वेव एंड वेव ऑप्टिक्स, ये 3 चैप्टर एक साथ लूंगा। ठीक, तो अभी जो मेरा टारगेट है, मैं पहले से आपको मैं अपना शेड्यूल भी बता देता हूँ कि किस किस हिसाब से मैं चलूंगा, ताकि आपके माइंड में रहे। ठीक है, कि आप लोग भी उन सब चीजों को पढ़ते रहें। नेक्स्ट वीक का हमारा जो टारगेट है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पूरा कंप्लीट और केटीजी, ये मेरा टारगेट है नेक्स्ट वीक का, कितना मेरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद फ्लूइड्स में मैं मैक्सिमम 2 लेक्चर लूंगा, 2-2 घंटे की। ठीक है, उसमें कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे तक हमारे फ्लूइड्स खत्म हो जाए। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करूंगा एसएचएम एंड वेव, तो मतलब कि नेक्स्ट वीक सैटरडे तक हम लोग वेव के आधे पोर्शन पे होंगे। उसके फिर नेक्स्ट वीक में वेडनेसडे तक वेव और वेव ऑप्टिक्स का आधा पार्ट में कंप्लीट कर चुका हूँ, तो थर्सडे तक मेरा रहेगा वेव ऑप्टिक्स, वहां तक खत्म कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा, आपका इलेक्ट्रोस्टैट चल रहा होगा, जो पोर्शन बचा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट फटाफट खत्म करवाऊंगा। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैट जैसे ही खत्म होगा नेक्स्ट वीक में, जब भी थर्सडे को वेव ऑप्टिक्स खत्म होगा, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैट 2 दिन के अंदर खत्म कर दूंगा, जितना बचा रहेगा। उसके बाद मैं फिर करवा दूंगा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में एक लेक्चर से ज्यादा नहीं लूंगा, इलेक्ट्रोस्टैट के बाद ग्रेविटेशन आसान हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर मैग्नेटिज्म, ये वाला जो पार्ट है, उसमें मैक्स टू मैक्स 4 लेक्चर्स, मैक्स टू मैक्स। ठीक है, उसके बाद ऑप्टिक्स है, जिसमें हम लोग पूरी 1 वीक डिस्कशन करेंगे ऑप्टिक्स में। हम लोग जनवरी 25 तक पहुंच चुके हैं, अगर वीक के हिसाब से चले तो। ठीक है, उसके बाद मेरा रहेगा, जैसे ऑप्टिक्स खत्म होगा, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे मॉडर्न फिजिक्स में, जिसमें 4 लेक्चर मैंने रखा है कि 4 लेक्चर मॉडर्न फिजिक्स के लिए। उसके बाद सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए 2 लेक्चर। मोस्ट प्रोबेबली मेरा टारगेट है 10th ऑफ फेब तक का, कि 10 फरवरी तक मैं आप लोगों को सिलेबस करवा दूं। ठीक, और उसके बाद जो अगले 10 दिन होंगे, उन 10 दिनों में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है आने की, रैंडमली, कि 11th का फर्स्ट पोर्शन ले लिया मैकेनिक्स, उसके 50-60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दी 3-3 दिन में। ठीक है, ऑप्टिक्स मतलब कि पूरे फिजिक्स को 5 पार्ट में डिवाइड करूंगा, हर एक 2-2 दिन में 5 पार्ट को रखूंगा, तो 10 दिन में हो जाएगा। 10 फरवरी तक सिलेबस कंप्लीशन, और अगले 10 दिन सिर्फ और सिर्फ मतलब की प्रिपरेशन, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस। तो 20 फरवरी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, फ्रॉम 11th टू 20th फरवरी। ठीक है, तो उसके बाद 2 दिन के बाद आप लोग अच्छे से दीजिए, 22 से आपके स्टार्ट हो रहे हैं ना। ठीक है, लेकिन प्लीज थोड़ी सी मेहनत कीजिए। रोटेशन मेरे को पता है टिपिकल था, अगर पहले से नहीं पढ़ा है तो 1 हफ्ते में इतना समझना मुश्किल है, मैं भी इस बात को समझ रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी 11th में पढ़ा रहा हूँ, तो उन लोगों को तो अभी सेंटर ऑफ मास ही पढ़ा रहा हूँ, और आप लोगों से पहले स्टार्ट किया था उन लोगों को। ठीक, तो 11th में टारगेट होता है 2.5 महीने का मेरा रोटेशन मोशन, पूरा आराम से पढ़ाता हूँ धीरे धीरे, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूँ खूब। लेकिन आप लोगों के साथ नहीं कर सकता। अगर 2.5 महीने सिर्फ रोटेशन पढ़ाया, तो सिर्फ कितने क्वेश्चन करेंगे, 3 आएंगे, हो सकता है उसमें से 2 ही कर पाए, तो 2 में सिलेक्शन नहीं होना है। ठीक है, तो रोटेशन के बाद बहुत सारी फिजिक्स बची हुई है, जिसको हम लोग प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप लोगों का टारगेट होना चाहिए 20 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं किसी भी हालत में, ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लोग निकालें। ठीक है, चलिए फिर मंडे को मिलते हैं, और एक बार प्लीज जितना रोटेशन का एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और कहीं पर अगर कॉन्सेप्चुअली कहीं पे मिस्टेक या कहीं पर आपको लग रही प्रॉब्लम आ रही है कि इस वाले क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, तो मंडे को मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को टाइम दूंगा, अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा कि सर इस टाइप का क्वेश्चन का अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है, वैसे हम लोगों ने सभी क्वेश्चन सभी टाइप्स को टच कर लिया, ये नहीं कह रहा सभी में बहुत प्रैक्टिस की है, आप भी जानते हैं कि बहुत प्रैक्टिस नहीं कर सकते, जितना टाइम है उतने टाइम में मैंने पूरे सभी कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है, अलग अलग टाइप के कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
ठीक है, चलिए फिर रोटेशन कीजिए, फिर मंडे को मिलते हैं, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। वेलकम।